की जड़ कुनिका जी है। दिस इज द फैक्ट। सलमान सर, कुनिका, 1 second. Look like an arrogant woman who thinks no end of herself. उसकी हर बात जो होती है ना, सिर्फ अपने आप को दिखाने की बात होती है। इसको नार्सिसिस्टिक कहते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल इशू है। ये हर इंसान अपने बारे में अच्छा सोचता है, लेकिन जब ये सोच एक एक्सट्रीम लेवल तक चली जाती है, जहां इंसान खुद को ही सेंटर ऑफ यूनिवर्स समझने लगता है, दूसरों के इमोशंस को इग्नोर करने लगता है और सिर्फ अपनी ही इम्पोर्टेंस दिखाना चाहता है, उस चीज को हम कहते हैं नार्सिसिज्म। क्या करते हैं? नार्सिसिस्टिक वो लोग होते हैं जो अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना। आज हम समझेंगे नार्सिसिज्म की साइकोलॉजी, इसकी हिस्ट्री और मॉडर्न साइकेट्री इसे कैसे डिफाइन करती है। मैं हूँ हिबा रहमान। सबसे पहले हिस्ट्री से शुरू करते हैं। नार्सिसिज्म शब्द निकला है ग्रीक माइथोलॉजी से। एक कैरेक्टर था नार्सिसस जो अपनी ही रिफ्लेक्शन से प्यार कर बैठा था और अपने आप को देखते देखते उसकी मौत हो गई। इसी कहानी से साइकोलॉजिस्ट ने ये टर्म अडॉप्ट किया ताकि एक ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेट को समझाया जा सके जहां इंसान अपने आप को एक्सेसिवली एडमायर करता है। पूरा 1 फ्लोर है मेरे कपड़ों के लिए, पूरा 1 फ्लोर 2500 स्क्वायर फीट में मेरे कपड़े हैं। हर फ्लोर पे 5 नौकर रहते हैं, तो किचन स्टाफ रहता है, कोई जिसका दिक्कत दे लो, 7 ड्राइवर हैं। साइकियाट्री में नार्सिसिज्म का एक एक्सट्रीम फॉर्म होता है जिसे कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अमेरिकन साइकियाट्रिस्ट एसोसिएशन के DSM-5 यानी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स के अकॉर्डिंग नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक क्लिनिकली रिकॉग्नाइज्ड डिसऑर्डर है। इसके कुछ कोर फीचर्स डिस्कस करते हैं। ग्रैंडियोस सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, ये वो पर्सनैलिटी ट्रेट है जिसमें इंसान हमेशा अपने आप को स्पेशल समझता है, सुपीरियर फील करता है और एक्सपेक्ट करता है कि दुनिया उसे वैसे ट्रीट करे जैसे एक VIP को ट्रीट किया जाता है। नहीं, मुझे तो मैम बोलो, मेरे को तो सब बॉस ही बोलते हैं, मुझे तो नाम ले रहे हैं लोग, मुझे पसंद नहीं है। ये ट्रेट नॉर्मली एक स्पेक्ट्रम पे होता है। थोड़ा सा ग्रैंडियोसिटी हर किसी में होता है, लेकिन जब ये डिसप्रोपोर्शनेट हो जाए तो टॉक्सिक बन जाता है। साइकोलॉजिस्ट ने नार्सिसिज्म को 2 फॉर्म्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज ग्रैंडियोस नार्सिसिज्म। ये ज्यादातर एक्सट्रोवर्टेड लोगों में देखा जाता है। ये कॉन्फिडेंट, डोमिनेंट, चार्मिंग लगते हैं, लेकिन अंदर से दूसरों की नीड्स को इग्नोर कर देते हैं। तुम जो कह रही हो, अगर वो सच नहीं है पास्ट में, तो वो सब बाहर आ रहा है। तो कंट्रोवर्सी तो लोग बनाते ही हैं। मैं श्योर हूँ, मैं हर चीज सच कह रही हूँ। इस चीज पे मुझे ओवर कॉन्फिडेंस है। अगर वो ग्वालियर चले भी जाएंगे जैसे, तो मेरी फैक्ट्रीज है ही, घर है ही, मतलब इसमें कोई झूठ है ही नहीं। व्हेन यू आर ट्रेंडिंग तो लोग आपको गिराने की ज्यादा कोशिश करते हैं, तो वो कुछ लोग फेक वीडियोस बना रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, चल वो भी रहा होगा। सेकेंड इज वल्नरेबल नार्सिसिज्म। ये ज्यादा इंट्रोवर्टेड होते हैं। ये लोग इनसिक्योर फील करते हैं, क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं करते और हमेशा इन्हें लगता है कि बाकी के लोग इन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। क्या आपने गौर करा? दोनों फॉर्म्स के बीच एक कॉमन पॉइंट है, सेल्फ फोकस और एम्पैथी की कमी। रिसर्च स्टडीज कहती हैं कि नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स एडोलेसेंस में ज्यादा विजिबल होते हैं क्योंकि उस एज पे आइडेंटिटी फॉर्म हो रही होती है, लेकिन टाइम के साथ ये ट्रेट्स मैच्योर होते हैं। कुछ स्टडीज ने यह भी दिखाया है कि नॉर्मल लाइफ चैलेंजेस जैसे करियर स्ट्रगल्स और रिलेशनशिप्स नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स को नेचुरली लोअर कर देता है। लेकिन अगर नार्सिसिज्म पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए तो प्रोफेशनल थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है, स्पेशली साइकोथेरेपी और कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच। नार्सिसिज्म सिर्फ एक इंसान की पर्सनैलिटी तक लिमिटेड नहीं रहता, इसका असर उसके आसपास के लोगों, फैमिली और पूरी सोसाइटी पर भी पड़ता है। अगर फैमिली रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नार्सिसिस्टिक लोग अपनी फैमिली मेंबर्स के इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं। पेरेंटिंग में अगर एक नार्सिसिस्टिक पेरेंट हो तो बच्चों पर कंस्टेंट प्रेशर होता है कि वो परफेक्ट दिखें ताकि पेरेंट के ईगो को बूस्ट मिले, और इसी वजह से बच्चों में एंजाइटी, सेल्फ एस्टीम इश्यूज और क्रॉनिक स्ट्रेस डेवलप हो सकते हैं। नार्सिसिस्टिक बिहेवियर का एक पैटर्न होता है आइडियलाइज करना, डीवैल्यू करना और फिर डिस्कार्ड कर देना। पार्टनर्स को लगता है कि उनकी नीड्स इग्नोर किए जा रहे हैं। ये टॉक्सिक साइकिल रिलेशनशिप को अनस्टेबल और इमोशनली ड्रेनिंग बना देता है। वर्क प्लेस और सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में उनकी एम्पैथी की कमी और सेल्फ सेंटर्ड डिसीजन ऑर्गेनाइजेशंस को हार्म कर सकती है। पॉलिटिक्स में भी नार्सिसिस्टिक ट्रेट वाले लीडर्स शॉर्ट टर्म में क्राउड को अट्रैक्ट करते हैं,
लेकिन उनका डिसीजन मेकिंग ज्यादा सेल्फ इमेज ओरिएंटेड होता है, ना कि कलेक्टिव गुड के लिए। अगर इस टॉपिक को कल्चरल एस्पेक्ट से देखा जाए तो मॉडर्न सोशल मीडिया भी नार्सिसिज्म को फ्यूल देता है। कंस्टेंट वैलिडेशन की नीड और लाइक्स, फॉलोअर्स का ऑब्सेशन एक कलेक्टिव नार्सिसिज्म क्रिएट करता है, जहां पूरी सोसाइटी वैलिडेशन इकोनॉमी में फेज होती है। जब एक इंसान का बिहेवियर सिर्फ खुद के लिए सेंटर्ड हो और एम्पैथी की कमी हो, तो इसका एक बहुत खतरनाक इफेक्ट हो सकता है। फैमिलीज में ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, रिलेशनशिप अनस्टेबल हो जाते हैं और सोसाइटी में कंपटीशन और कंपैरिजन टॉक्सिक फॉर्म ले लेता है। और यही वजह है कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि नार्सिसिज्म को समझना सिर्फ एक एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं बल्कि सोशल वेलबींग के लिए भी जरूरी है। नार्सिसिस्टिक के 2-3 ट्रेट्स होते हैं। सबसे पहले वो आपको इतना प्यार देंगे, गिफ्ट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो बस सर पे चढ़ाएंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा जताएंगे, और तुम उनके जब आभारी हो जाओगे ना, फिर वो तुमको मैनिपुलेट करेंगे इमोशनली, जैसा वो चाहेंगे जैसे। और वो बीच में टेस्ट करते रहते हैं कि मैंने ये बोला तो सुनी कि नहीं, अच्छा नहीं सुनी, चल मुंह फुला देती हूँ, अच्छा वो आई मेरे पास। ये सब नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज होते हैं। एक बहुत कॉमन सा सवाल है, क्या एक नार्सिसिस्टिक इंसान सुधर सकता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन आसान नहीं है। नार्सिसिज्म एक डीपली रूटेड पर्सनैलिटी पैटर्न है और अक्सर नार्सिसिस्टिक लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनमें प्रॉब्लम्स हैं। इसके इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ स्टेप्स हैं, जैसे सेल्फ अवेयरनेस, अपने पैटर्न्स को पहचानना, जैसे एम्पैथी की कमी या हमेशा एडमायरेशन की नीड। थेरेपी, स्पेशली कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और स्केमा थेरेपी नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स को मैनेज करने में इफेक्टिव मानी जाती है। प्रैक्टिसिंग एम्पैथी, दूसरों की फीलिंग्स को समझने की कॉन्शियस कोशिश करना। स्मॉल स्टेप्स जैसे एक्टिवली सुनना, एप्रिसिएशन देना और क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना। माइंडफुलनेस और सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने इमोशंस और रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना और इम्पल्सिव रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करना। और अगर आपके आसपास कोई नार्सिसिस्टिक पर्सन है तो उसके बिहेवियर से अपनी मेंटल हेल्थ को बचाना इक्वली इम्पोर्टेंट है। फर्स्टली सेट बाउंड्रीज, क्लियर लिमिट्स बना लो। आप उनके साथ डिस्कस करो कि आप क्या टॉलरेट कर सकते हो और क्या नहीं। डोंट गेट ड्रैग्ड इनटू देयर गेम्स। नार्सिसिस्टिक अक्सर मैनिपुलेशन करते हैं, उनके ड्रामा में अननेसेसरी इन्वॉल्व ना हो। प्रोटेक्ट योर सेल्फ एस्टीम, उनकी क्रिटिसिज्म या फिर कंपैरिजंस को अपनी वर्थ से कनेक्ट मत करो। सीक सपोर्ट, फैमिली, फ्रेंड्स या थेरेपिस्ट से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना जरूरी है। अगर रिलेशंस अब्यूजिव या फिर ड्रेनिंग बन जाए तो अपनी सेफ्टी और वेलबींग के लिए डिस्टेंस क्रिएट करना जरूरी है। तो दोस्तों, नार्सिसिज्म एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल और सोशल फिनोमेनन है। ग्रीक मैथोलॉजी से लेकर एक मॉडर्न साइकियाट्री तक इसके लेयर्स बहुत गहरे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम सिर्फ नार्सिसिस्टिक लोगों को समझे नहीं, बल्कि ये भी सीखें कि अगर हम खुद उस ट्रैप में फंसे हैं तो कैसे इम्प्रूव करें, और अगर हमारे आसपास कोई नार्सिसिस्टिक है तो अपने आप को इमोशनली कैसे प्रोटेक्ट करें। नॉलेज और अवेयरनेस ही सबसे बड़ा टूल है। और अगर आप जानना चाहते हो कि अपनी ओवर थिंकिंग को डीप थिंकिंग में कैसे बदला जाए, तो मेरी ये वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें मैंने कुछ 6 पॉइंट्स आपको बताए हैं जिन्हें आजमाकर आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो और अपनी लाइफ को आसान भी बना सकते हो। So subscribe Holentine Psyche Talks for more information about psychology and human life.